Good morning, everyone. So, in last lecture of bioinformatics, we were studying about heuristic database searching. ठीक है, तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने जैसे कहा था कि एक आपका वर्ड बेस्ड मेथड होते हैं, एग्जॉस्टिव होता है। ठीक है, और फिर हमने बात की थी ह्यूरिस्टिक की। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो अप्रोच होती है उसमें बेसिकली इट इज फास्टर एज कंपेयर टू योर डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में जैसे हमने बात करी थी आपका नीडलमैन वुंच हो गया, स्मिथ वाटरमैन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्टर मेथड होता है। और ये जो मेथड्स होते हैं बेसिकली दे डू नॉट गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल अलाइनमेंट और ट्रू होमोलॉग्स, बट 50 to 100 टाइम्स ये फास्टर होता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस करना है, ब्लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे, और अभी थोड़ा और भी डिटेल में देखेंगे। और फास्टा, दीज आर द ह्यूरिस्टिक वर्ड मेथड फॉर द फर्स्ट पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो ब्लास्ट क्या होता है आपका, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने कहा था अलग अलग टाइप के मेथड्स थे अलाइनमेंट के अंदर। जैसे पहले आपने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स के बाद फिर हमने देखा था आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ये क्या आपका एग्जॉस्टिव टाइप। एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक हमने पहले पढ़ा था आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, और तीसरा कौन सा था हमारे पास, दैट इज वर्ड मेथड। ठीक है, तीसरा हमने, क्योंकि ये जो वर्ड मेथड है यही आपका क्या होता है, दैट इज ह्यूरिस्टिक डाटाबेस सर्चिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ह्यूरिस्टिक डाटाबेस सर्चिंग। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हमने ब्लास्ट के वर्जन्स देखे थे। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा भी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो ब्लास्ट होता है उसका रिजल्ट कैसा आता है और उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपके किसके अंदर आते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड्स के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं, आपके वर्ड मेथड्स। ठीक है, सो दे आर 50 to 100 टाइम्स फास्टर देन योर डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ब्लास्ट के जैसे वेरिएंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे ब्लास्ट एन होता है, इसमें इनपुट भी डीएनए होता है और आपका डाटाबेस भी डीएनए होता है। ठीक है, ब्लास्ट पी के अंदर प्रोटीन प्रोटीन, ब्लास्ट एक्स के अंदर बेसिकली इनपुट डीएनए होता है, बट आप उसको 6 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स में डिवाइड करते हो और फिर प्रोटीन डाटाबेस के साथ कंपेयर करते हो। टी ब्लास्ट एन के अंदर आपका इनपुट प्रोटीन होता है बट डाटाबेस डीएनए वाला होता है। और टी ब्लास्ट एक्स के अंदर डीएनए डीएनए, बट उसको आप किस में ट्रांसलेट कराते हो, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लास्ट हैं उसमें इनपुट क्या होता है और आपका बेसिकली जो डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसे बोलते हैं हम BL2 SEQ, BL2 SEQ प्रोग्राम that perform that perform local alignment local alignment of two user provided user provided input sequences input sequences। ठीक है, तो इसमें ये एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली आपकी अलाइनमेंट जो आपको बताता है। ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट इज बेसिक योर, इट इज ए लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो एक तो आपको वेरिएंट्स याद रखने हैं इसके अंदर कि डिफरेंट जो
वेरिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम जो इसमें बात करेंगे दैट इज बेसिकली ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि मतलब जो डाटा आता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो लिखिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इसमें लिखिए द ब्लास्ट आउटपुट, द ब्लास्ट आउटपुट provides a, the blast output provides list of a list of pairwise sequence matches, pairwise sequence matches ranked by statistical significance, ranked by statistical significance, significance. The significance scores, the significance scores help to distinguish, helps to distinguish evolutionary related, evolutionary or evolutionarily related sequences from unrelated ones, related sequences from unrelated ones। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ स्कोर सेट करना पड़ेगा ना, कि ये मतलब क्लोज रिलेटेड है या डिस्टेंटली रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं हम ई वैल्यू। ई वैल्यू स्टैंड्स फॉर योर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स द, it indicates the probability that, it indicates the probability that the resulting alignment, resulting alignment alignment from a database search, from a database search are caused by random chance, are caused by random chance। ठीक है, तो ये हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो अलाइनमेंट्स हैं फ्रॉम ए डाटाबेस सर्च आर caused by random chance। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज ई इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू पी। ठीक है, यहां पर एम क्या आपका नंबर ऑफ रेजिड्यूज, नंबर ऑफ रेजिड्यूज इन ए डाटाबेस, इन ए डाटाबेस। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि जो रेजिड्यूज हैं डाटाबेस में फॉर एग्जांपल वो हैं आपके 10 की पावर 12।
ठीक है. Then we have n is the number of residues in the query sequence. Number of residues in the query sequence. वो है फॉर एग्जाम्पल आपके 100, दैट इज 10⁻². ठीक है. एंड p is the probability that an HSP alignment, that is high scoring, जो भी pair wise alignment, is a result of random chance. Is a result of random chance. Random chance. ठीक है. तो जैसे ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 10⁻⁻20. ठीक है. तो अब मैं ई वैल्यू निकालूंगा. ई वैल्यू भी एक्चुअली क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. तो एम यहाँ पर कितना है, 10⁻12. एन कितना आपका 10⁻2. और पी कितना आपका 10⁻⁻20. तो ये यहां से कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6. ठीक है. तो ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो डाटाबेस में जो हमने सीक्वेंस मैच करा है, दैट इज अकरिंग ड्यू टू रैंडम चांसेस 10⁻⁻6. ठीक है. सो ई वैल्यू जो है ना, वो बेसिकली आपकी जितनी कम होगी, ठीक है, द लेस लाइकली द डाटाबेस मैच इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम चांस. ठीक है. देखो ये वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली उतनी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो रैंडम चांस से आया है, और यू कैन से कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो मैच. ठीक है. जैसे भाई मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा. अगर ई वैल्यू सिंपली आपने m इंटू एन इंटू पी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपका सीक जो आपका डाटाबेस है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या रेजिड्यूज हैं. आप जो क्वेरी दे रहे हो उसके उसकी उसके अंदर कितने रेजिड्यूज हैं. और पी हमने एक प्रोबेबिलिटी ले ली कि एनएचएस पे अलाइनमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ ए रैंडम चांस. ठीक है. सो ई वैल्यू क्या है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि, क्योंकि ई वैल्यू एक तरह से प्रोबेबिलिटी बता रही है. एक आपने लिख दी ई वैल्यू 10⁻⁻6. ठीक है. एक आपने लिख दी 10⁻⁻10. ठीक है. तो मतलब ये हमें रैंडम चांस का बता रहा है. ठीक है. अब इन दोनों वैल्यू के अंदर जैसे -10 छोटी है, तो मतलब रैंडम चांस से ये जो रिजल्ट आ रहा है, जो मैच आपके पास आ रहा है, वो रैंडम चांस से आने का कम से कम होना चाहिए. क्योंकि जितना कम होगा उतना आप बोलोगे कि वो सिग्निफिकेंट है मैच. ठीक है. तो ई वैल्यू कम से कम होनी चाहिए. ठीक है. द लोअर द ई वैल्यू, द लोअर द ई वैल्यू, कोमा, द लेस लाइकली, द लेस लाइकली द database match, the less likely the database match is a result of random chance, is a result of random chance, random chance, and therefore the more significant the match is. Therefore the more significant the match is. Therefore more significant the match is. ठीक है. जैसे आपने लिखा कि ई की वैल्यू जो है दैट इज 1e-50. इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻50. ठीक है. तो देखो ये तो वैल्यू बहुत ही कम है. ठीक है. सो अगर वैल्यू -50 है, सो देयर शुड बी एन एक्सट्रीमली हाई कॉन्फिडेंस. देयर शुड बी एन एक्सट्रीमली हाई कॉन्फिडेंस
that high confidence that is that the match is a result of homologous relationship, result of homologous relationship। मतलब जितनी ई वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, इतना मतलब आप कह सकते हो कि फिर वो मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये रैंडम चांस है ना, आप ये देखो कि ये वो प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम चांस से आने की कितनी है। अगर रैंडम चांस से आने के चांसेस अगर ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट मैच नहीं है, ठीक है। तो रैंडम चांस जो है वो वाली प्रोबेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन बताया, तो ई वैल्यू जितनी कम होगी, द लेस लाइकली द डाटा बेस मैच इज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम चांस, ठीक है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मोर लाइकली है कि वो रैंडम चांस से आया है, ठीक है। तो ई वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही मैच क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ऐसे एक और स्कोर होता है जिसे बोलते हैं बिट स्कोर, ठीक है। ये तो हमने किसकी बात करी, ई वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, कम से कम, जितनी कम होगी उतना ही मैच क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब कम चांसेस हैं कि वो रैंडम चांस से आया है, तो ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं कि वो बेसिकली आपका सिग्निफिकेंट मैच है। दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर बिट स्कोर, क्या होता है, ठीक है। एक हम वैल्यू लिखते हैं बिट स्कोर। सो इट इज अनदर prominent, it is another prominent statistical indicator, statistical indicator used in addition, used in addition to e value in a blast output, in a blast output। तो इसमें लिखिए द बिट स्कोर मेजर्स सीक्वेंस सिमिलैरिटी independent of independent of query सीक्वेंस लेंथ। अब देखो उसमें क्या था, क्वेरी के सीक्वेंस लेंथ और डाटाबेस साइज, इसमें दोनों नहीं मैटर करते। सो द बिट स्कोर मेजर सीक्वेंस सिमिलैरिटी independent of query sequence length, query sequence length and database size, and database size and normalized, and normalized based on row pairwise alignment score, row pairwise alignment score, alignment score। या तो जैसे इसमें फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू, या बेसिकली S प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू S माइनस ln ऑफ K डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2, ठीक है। इसमें जो
लैम्डा वो एक क्या होता है आपका, गंबल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। लैम्डा इज गंबल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। S is row alignment score. S is basically your row alignment score, and K is the constant associated with the scoring matrix used. Constant associated with the scoring matrix used. With the scoring matrix used. ठीक है, तो this is the formula that you have. S prime is equal to lambda into S minus ln k by ln of 2. अब इसमें आप देख सकते हो ना, इसमें बिट स्कोर जो है वो रो अलाइनमेंट स्कोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितना बिट स्कोर ज्यादा होगा उतना ही मैच क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट होगा। मतलब ई वैल्यू आपकी कम से कम होनी चाहिए और जो बिट स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या ना, ई वैल्यू में तो आप डाटाबेस का साइज और सीक्वेंस लेंथ मैटर कर रही है, बट ये जो है दिस इज ए बेसिकली ये जो स्कोर है, it doesn't depend on the length of the sequence and database size, that is based on the row pairwise alignment score। ये उसके बेसिस पे आता है। तो बिट स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट मैच होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली जब हम ब्लास्ट करते हैं तो ये सिंपली यहाँ पे शो कर रखा है कि उसका जो आउटपुट फॉर्मेट आता है उसमें क्या आता है। जैसे एक तो ग्राफिकल ओवरव्यू आता है, ठीक है, वन वी हैव दैट इज द मैचिंग लिस्ट। ठीक है, और एक होता है अलाइनमेंट आउटपुट जिसके अंदर क्या क्या होता है आपका, हेडर, स्टैटिस्टिक्स एंड अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली बस आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप ब्लास्ट करते हो तो एक ग्राफिकल ओवरव्यू आता है, देन यू हैव ए मैचिंग लिस्ट एंड देन यू हैव ए अलाइनमेंट आउटपुट जिसमें हेडर, स्टैटिस्टिक्स और क्या आती है आपकी, अलाइनमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फास्टा। जैसे अभी तक हमने ब्लास्ट की बात करी है, अब हम बात करेंगे फास्टा की, और ये भी देखेंगे कि ब्लास्ट और फास्टा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो फास्टा, क्योंकि दोनों के दोनों ही कैसे हैं आपके, ह्यूरिस्टिक मेथड है। दैट वाज इन फैक्ट द फर्स्ट डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च टू डेवलप्ड preceding the development of blast. Fast uses a hashing strategy to find matches for a short stretch of identical residues with a length of k। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ रेसिड्यूज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, के टुप्यूल्स और कटूप्स। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू वर्ड्स इन ब्लास्ट। ठीक है, जैसे ब्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 रेसिड्यूज हम लेते हैं प्रोटीन के लिए, 3 रेसिड्यूज फॉर प्रोटीन सीक्वेंस एंड 11 रेसिड्यूज फॉर डीएनए सीक्वेंस। वहां पर 3 रेसिड्यूज किसके लिए थे, प्रोटीन के लिए, और 11 रेसिड्यूज किसके लिए थे आपके, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए या डीएनए के लिए। बट अगर हम बात करें किसकी, पास्ता की, तो इसके अंदर जो कटूप है, प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर वो उसमें 2 होते हैं, और बेसिकली डीएनए में कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में 2, पहले हमने 3 और 11 देखा था, अब क्या बेसिकली आपके 2 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या आपका फास्टा। सो फास्टा के अंदर यू हैव, ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या है, तो ट्यूब जो है उसमें 2 फॉर प्रोटीन एंड 6 फॉर डीएनए सीक्वेंसेस। जैसे इसमें देखो आप क्या करते हो, जैसे आपके पास सीक्वेंस 1 और 2 है, ठीक है, तो आप देखते हो कि जैसे अमीनो एसिड है ए, फिर आपने देखा सीक्वेंस 1 में वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सीक्वेंस 2 में 6 पोजीशन पे है, तो ये ना एक ऑफसेट आ जाता है। ऐसे आपने डी देखा,
डी जो है वो सीक्वेंस वन में फिफ्थ पोजीशन के ऊपर है, सीक्वेंस टू में फोर्थ पोजीशन के ऊपर है। तो एक्चुअली ये एक ऑफसेट वैल्यूज निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जहां पर वैल्यू सिर्फ वन का गैप आ रहा है, तो आइडेंटिफाई रेजिड्यूज विद द सेम ऑफसेट वैल्यूज। तो तीन रेजिड्यूज है जिनकी ऑफसेट वैल्यू सेम है। फाइंड द मैचिंग वर्ड ऑफ थ्री रेजिड्यूज इन द ऑर्डर ऑफ थ्री फोर फाइव इन वन सीक्वेंस एंड टू थ्री एंड फोर इन अनदर। ठीक है, तो जो भी आपको मतलब मैच करना है, तो उसके बेसिस पे अलाइनमेंट करता है। ठीक है, मतलब इसमें मैंने आपको बताया ना, अगर अगर तो अमीन प्रोटीन सीक्वेंस है, वैसे उसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, टू लेटर वाला। ठीक है, क्योंकि आपके पास तीन रेजिड्यूज ऐसे आया है जिनका ऑफसेट स्कोर क्या आपका सेम आया है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ऑफसेट वैल्यूज बिटवीन रेजिड्यूज ऑफ टू सीक्वेंस अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कटूब्स। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कटूब्स बनाते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गई, अलाइनमेंट आ गई। ठीक है। सो अगर हम बात करें बेसिकली फास्टा की, सिमिलर टू ब्लास्ट, फास्टा में भी बड़े सारे सब प्रोग्राम्स आते हैं। तो फास्टा प्रोग्राम इज ऑफर्ड बाय द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, अलाउज द यूज ऑफ आइदर डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस एज द क्वेरी टू सर्च अगेंस्ट ए प्रोटीन डेटाबेस और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। सम वेरिएंट्स, अवेलेबल वेरिएंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर फास्टैक्स। वो क्या करता है, translates a DNA sequence and uses the translated protein sequence to query a प्रोटीन डेटाबेस। जैसे हमने पहले क्या देखा था, आपका ब्लास्ट एक्स था। तो ब्लास्ट एक्स में क्या था, आपकी क्वेरी क्या थी। जैसे इसमें क्या बता रहा है कि क्वेरी क्या है, डीएनए है उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रोटीन डेटाबेस के साथ मैच करते हैं। ठीक है, वहां पर भी देखो क्या था, जैसे वहां पर भी क्या था आपका, जैसे ब्लास्ट एक्स में भी क्या था, डीएनए को पहले आपने ट्रांसलेट करा और फिर प्रोटीन डेटाबेस के साथ मैच करा। सेम वे ये क्या आपका फास्ट एक्स। ठीक है, फिर एक आपका है टी फास्ट एक्स, विच कंपेयर से प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस टू ए ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस। ठीक है, इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था टी ब्लास्ट एक्स, यहां पर क्या आपका टी फास्ट एक्स। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो इनको ना, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं। क्योंकि ब्लास्ट का चलो ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के अंदर आपको याद रखना है ब्लास्ट पी, और चलो ब्लास्ट एन और पी तो वो है कि सिंपल होता है। बट आपको ब्लास्ट एक्स में डीएनए इनपुट होता है और डाटाबेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है, डाटाबेस डीएनए होता है, और इन दोनों के अंदर आप डीएनए को ट्रांसलेट कराते हो किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देखो फास्ट एक्स तो सिमिलर ही है। अब उसमें टी ब्लास्ट एक्स क्या था, तो उसमें जो टी ब्लास्ट एक्स क्या था, मतलब उसमें तो दोनों ही डीएनए थे। इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपके पास प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस होता है टू ए ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें तो दोनों ही डीएनए है ना, दोनों को ट्रांसलेट कराते हो। इसमें क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन होता है और बेसिकली जो डाटाबेस है वो आपका ट्रांसलेटेड। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू, जो डीएनए सीक्वेंस है उसको पहले आप प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर ट्रांसलेट कराते हो। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जैसे वहां पर ई वैल्यू थी, बिट स्कोर था, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ द टू पैरामीटर्स इन फास्टा इज एसेंशियली द सेम एज इन ब्लास्ट। ठीक है, जैसे वहां पर भी हमने क्या कहा था कि आपका ई वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, बिट स्कोर आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हाउएवर द फास्टा आउटपुट प्रोवाइड्स वन मोर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, द जी स्कोर। दिस डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर फॉर द डाटाबेस सर्च। ठीक है, because most of the alignments with the query sequence are with unrelated sequences, the higher the z score for a reported match, the further away from the mean of the score distribution, hence the more significant the match। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, अगर z स्कोर की वैल्यू 15 से ज्यादा ही है तो उसको हम एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट मानते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका होमोलोगस रिलेशनशिप। z की वैल्यू 5 to 15 के बारे में आता है तो यू कैन से दे आर हाईली प्रोबेबल होमोलॉग्स। और अगर z की वैल्यू आपकी 5 से भी कम आ रही है तो उसको फिर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड एज लेस सर्टेन।
ठीक है, तो जी स्कोर भी मतलब आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर ये 15 से ज्यादा है, इसका मतलब अलाइनमेंट जो है वो होमोलोगस रिलेशनशिप है। 5 to 15 में आप कह सकते हो कि मे बी दे आर क्लोज होमोलोग्स। और अगर 5 से कम है, इसका मतलब जो रिलेशनशिप है उसको हम, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी लेस सर्टेन है। ठीक है, कंपैरिजन करें फास्ट और ब्लास्टा का, दोनों ही इक्वली वेल, ऑलमोस्ट इक्वली वेल इन डाटाबेस सर्चिंग। हाउएवर सम नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू अप्रोचेस। पहला तो सीडिंग स्टेप है। जो ब्लास्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करता है टू फाइंड मैचिंग वर्ड्स, लेकिन फास्टा आइडेंटिफाई आइडेंटिकल मैचिंग वर्ड्स यूजिंग द हैशिंग प्रोसीजर। ठीक है, जैसे इसमें हमने कहा था, इसमें हमने कहा था पहले हम सीडिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फास्टा है वो स्मॉलर विंडो साइज को स्कैन करता है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, विद अ बेटर कवरेज रेट फॉर होमोलॉग्स। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों में देखो, एक तो आपने साइज डिफरेंट रखा है, जैसे वहां पे वर्ड का साइज था 3 और 11, इसमें रखा आपने 2 और 9। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर उसने क्या बताया आपको कि जो ये इसका विंडो साइज कैसा है आपका, स्मॉलर है। विंडो साइज कैसा है आपका, स्मॉलर है। ठीक है, 2 और 6 है, बेसिकली 2 और 9 मैंने बोला, 2 और 6, 6 ही लिखवाया था ना पहले। 2 किसके लिए था आपका, प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, और 6 किसके लिए था, न्यूक्लियोटाइड्स। उधर था आपका 3 और 11। ठीक है, सो ये जो होता है ये फास्ट फास्ट का जो है वो ब्लास्ट से क्या आपका स्लोअर है। ठीक है, द यूज ऑफ लो कॉम्प्लेक्सिटी मास्किंग इन द ब्लास्ट प्रोसीजर मीन्स दैट इट मे हैव ए वेरी हाई स्पेसिफिसिटी देन फास्टा, बिकॉज पोटेंशियल फोर्स पॉजिटिव आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मतलब देखो भैया कि अलग अलग है, जैसे फास्टा एक तो थोड़ा स्लो है, दूसरा वो कह रहा है कि ना ब्लास्ट के अंदर जैसे हमारे पास कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम जो लो कॉम्प्लेक्सिटी मास्किंग करते हैं, उससे उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है फास्टा के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव क्या हो जाते हैं आपके, रिड्यूस हो जाते हैं। और ब्लास्ट ब्लास्ट जो होता है ना वो कई बार आपको मल्टीपल अलाइनमेंट्स देगा, बेस्ट जो स्कोरिंग होती है। बट फास्टा जो है वो सिर्फ आपको एक ही अलाइनमेंट देगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो जैसे आप देख सकते हो कि इसके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है फास्टा के। ठीक है, और विद ए बेटर कवरेज रेट फॉर होमोलॉग्स, लेकिन ये स्लोअर होता है। और ब्लास्ट के अंदर अगर हम जो लो कॉम्प्लेक्सिटी मास्किंग, ठीक है, ये वही होता है ना, अभी तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, बट और भी कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ हाईली रिपीटेटिव हैं, तो उनको कैसे हमने प्रेजेंट करना है या कैसे उनको हमने मास्क करना है। ठीक है, तो वो मतलब डिटेल में चला जाता है, बस आप याद रखना कि ब्लास्ट आपको मल्टीपल बेस्ट स्कोरिंग अलाइनमेंट्स दे सकता है, बट फास्टर सिर्फ आपको एक ही क्या देगा, अलाइनमेंट देगा। क्योंकि कई बार सीक्वेंस में रिपीटेटिव सीक्वेंस होने की वजह से ना, तो फिर रिजल्ट थोड़ा अलग आता है कि वो रिपीटेटिव सीक्वेंस को कहाँ पर अरेंज करना है। बट क्योंकि ये लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन्स होते हैं, तो ब्लास्ट के अंदर बेसिकली हम इसकी क्या करा देते हैं, मास्किंग। ठीक है, तो मतलब डाटाबेस सर्च करने से पहले ना आप रिपीटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट और उसको मास्क कर देते हो। ठीक है, वो अलग से हमारे पास प्रोग्राम आता है ब्लास्ट के अंदर जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ ब्लास्ट एंड फास्टा। मेन यही है कि ज्यादा सेंसिटिव रिजल्ट्स आपके फास्टा के हैं, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि फास्टा सिर्फ आपको एक ही अलाइनमेंट देगा। ठीक है, ये ना आप देखना भी सही, क्योंकि ना अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है आपका, फास्टा के अंदर सीक्वेंस कैसा दिखता है, तो उसमें बेसिकली आपका जैसे उसमें स्टार्ट होता है ग्रेटर देन वाले साइन से। ठीक है, करा ना ऐसे, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। कई बार तो एक आधा ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि दे विल राइट ए सीक्वेंस एंड दे विल आस्क ये कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, बट चलो मेनली अभी हमने ब्लास्ट और फास्टा की बात की है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आपका, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, सो जो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बिकॉज द यूज ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज नॉट फिजिबल फॉर रूटीन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, फास्टर एंड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के एल्गोरिथम है। एक होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, एक होता है इटरेटिव, और एक होता है आपका ब्लॉक बेस्ड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो प्रोग्रेसिव होता है, दूसरा आपका इटरेटिव, और तीसरा क्या होता है आपका ब्लॉक बेस्ड। ठीक है,
मेनली तो चलो हमने इसके सिर्फ, आपको सिर्फ नाम ही पता हो कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट की, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट की बात करें तो सबसे जो अलाइनमेंट प्रोग्राम जो सबसे वेल नोन है दैट इज क्लस्टल, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा क्लस्टल डब्ल्यू, क्लस्टल एक्स, ठीक है। ऐसे क्या ना, प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं और उनमें थोड़ा बहुत ना डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस होता है, क्योंकि दिस इज अबाउट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसमें आपने मल्टीपल सीक्वेंसेस को क्या करना है, आपने अलाइन करना है, ठीक है। जैसे एक इसमें बताया कि जो क्लस्टल डब्ल्यू, क्लस्टल इज ए progressive multiple sequence alignment available either as a standalone or online program. The standalone program which runs on Unix and Macintosh has two variants. जो क्लस्टल डब्ल्यू होता है वो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड है, और जो एक्स वर्जन है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, दैट इज ए ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। तो एक क्लस्टल एक्स होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका क्लस्टल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये दे आर मेंट फॉर योर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। सो वन वी हैव क्लस्टल डब्ल्यू एंड अदर वी हैव क्लस्टल एक्स। So one of the most important features of this program is the flexibility of using substitution matrices. Cluster does not rely on single substitution matrix. Instead, it applies different scoring matrices when aligning sequences depending on the degrees of similarity. The choice of the matrix depends on evolutionary distances measured from a guide tree. जैसे इसमें क्या होता है ना, हम एक गाइड ट्री बनाते हैं, मतलब जैसे मान लो फाइलोजेनेटिक ट्री टाइप होता है। तो जैसे आपने सीक्वेंसेस को पहले अलाइन करा और उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, एक गाइड ट्री। तो फॉर एग्जांपल जो क्लोज रिलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम अलाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लस्टल ऑटोमेटिकली यूजेस ब्लॉसम 62 और पैम 120, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली ब्लॉसम का नंबर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पैम का नंबर कम से कम, ठीक है। अगर तो क्लोज रिलेटेड है तो आप ब्लॉसम 62 और पैम 122 यूज करोगे। लेकिन सीक्वेंसेस अगर आपके डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि उनके अंदर, मतलब दे आर नॉट डिस्टेंटली रिलेटेड, तो उसमें फिर वो ब्लॉसम 45 और पैम 250 को यूज करेगा। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने स्कोरिंग मैट्रिसेस पढ़े थे। ब्लॉसम का नंबर जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उतना ही ज्यादा, मतलब ब्लॉसम का नंबर जितना ज्यादा होता है वो उतने क्लोजली रिलेटेड के लिए होता है, ठीक है। और पैम का नंबर कम से कम होना चाहिए, जितना पैम का नंबर कम होगा उतना ही वो क्लोजली होगा, जितना पैम का नंबर ज्यादा होगा उतना ही वो डिस्टेंटली रिलेटेड होगा, ठीक है। ये जैसे इसमें होगा वैसे ही मैंने आपको नंबर, पैम के नंबर तो बताए थे। जैसे ये बताए थे आपको ना, पैम की टेबल थी एक, जैसे ये था। तो पैम नंबर जितना ज्यादा होगा उतना आइडेंटिटी कम होती है, और पैम नंबर जितना कम होगा उतनी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है, ठीक है। तो वही ना कि ये सब्स्टिट्यूशन या जो स्कोरिंग मैट्रिसेस हैं, तो वो जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहा है तो वो जो आपके स्कोरिंग मैट्रिसेस को चूज करेगा, या जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस है, ठीक है, उसको किस बेस पे चूज करेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि जो गाइड ट्री आता है, गाइड ट्री से पता लग जाता है कि जो मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं वो ज्यादातर सीक्वेंस आपस में क्लोज रिलेटेड है या डिस्टेंटली रिलेटेड है, ठीक है। अब ड्रॉबैक एंड सॉल्यूशन। द प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेंथ बिकॉज इट इज अ ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड मेथड, ठीक है। अब क्या होता है ना, आप अलग अलग लेंथ है, तो बेसिकली जो ग्लोबल, क्योंकि इसमें तो ग्लोबल अलाइनमेंट आप कर रहे हो, तो अगर आपकी सीक्वेंसेस की लेंथ अलग अलग है, क्योंकि ये भी हमने जो पढ़ा था ना डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हमने पढ़ा था कि चलो लोकल अलाइनमेंट करनी है तो सीक्वेंस अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल अलाइनमेंट करनी है तो इट दे शुड बी ऑफ द सेम लेंथ या ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हो,
As a result, use of affine gap penalty, the long gaps are not allowed. And in सम केसेस, अब वही होता है ना, अगर तो अलग अलग लेंथ के हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि लॉन्ग गैप्स इसमें अलाउड नहीं होते. दिस में लिमिट द एक्यूरेसी ऑफ द मेथड. द फाइनल अलाइनमेंट रिजल्ट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस एडिशन. ठीक है. अनदर मेजर लिमिटेशन इज द ग्रिडी नेचर ऑफ एल्गोरिथम. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पेयर वाइज अलाइनमेंट. Once gaps introduced in the early steps of alignment, they are fixed. Any errors made in these steps cannot be corrected. The problem of once an error, always an error can propagate throughout the entire alignment. In other words, the final alignment could be far from optimal. The problem can be more glaring when dealing with divergent sequences. अब देखो ना, अगर तो सीक्वेंसेस बहुत डाइवर्ज हैं तो थोड़ा बहुत तो चलो कई बार गैप डालना भी पड़ेगा, बट बाद में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते. अब वो डिपेंड करे ना ऑर्डर में, कि जैसे आपने पहले मान लो आपने उसके अंदर 10 सीक्वेंस डालने हैं या जो भी एक लिमिट होती है, तो अब वो कौन कौन से सीक्वेंस को कंपेयर कर रहा है. मे बी शायद कुछ ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं रिलेटेड, पहले उनको कंपेयर कर लिया. तो मतलब आपको, दिस इज एल्गोरिथम की कैसे वो कंपेयर करके चलता है. बट इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर एक बार कोई एरर आ गया, दैट इज ऑलवेज एन एरर. To alleviate some of these limitations, a new generation of algorithms have been developed which specifically target some of the problems of the cluster program. तो एक आता टी कॉफी, ट्री बेस्ड कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अलाइनमेंट इवैल्यूएशन. ठीक है. ये जो है ना, ये बेसिकली ये भी प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट ही है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट क्या इसमें जो भी क्वेरी होती है उसमें ये ग्लोबल और पेयर वाइज, लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट दोनों करता है. ठीक है. तो मेनली जो क्लस्टर है वो सिर्फ कौन सी अलाइनमेंट करता है, आपकी ग्लोबल. ठीक है. लेकिन जो टी कॉफी है, दैट इज ट्री बेस्ड कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अलाइनमेंट इवैल्यूएशन. तो ये क्या करता है, ये आपका ये क्या करता है आपका. हम्म. तो ये मेरे लिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है. ठीक है. तो क्लस्टल और टी कॉफी में क्या डिफरेंस है. क्लस्टल सिर्फ आपकी कौन सी अलाइनमेंट करता है, ग्लोबल. बट टी कॉफी जो है वो ग्लोबल और लोकल दोनों टाइप की अलाइनमेंट करता है. अब जैसे ही क्या होता है ना, ये और भी कुछ डाटाबेस होते हैं, जैसे एक डीबी क्लस्टल होता है. तो इसमें ये प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए जैसे लिखा हुआ है, दैट कंबाइंस लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट फीचर्स. एक लिखा हुआ है पीओए, पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट्स, ये भी प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है. ये गाइड ट्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करता. एक आपका प्रेलिन है. अब वही ना, थोड़ा बहुत जैसे मेन तो अभी हमने क्लस्टल की बात करी या टी कॉफी की बात करी, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. तो उन प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो द वे, बेसिकली जो उनका वे है, मतलब कैसे उन्होंने डाटा को बेसिकली आगे कंपाइल करना है, या जो भी उनका एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको नेम्स ही बताए हैं. अदरवाइज जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो पीओए है ये गाइड ट्री नहीं बनाता. ठीक है. नॉर्मली अभी जब आपने क्लस्टल की बात करी है तो उसमें एक गाइड ट्री बनता है. ठीक है. तो ये सब भी मतलब डाटाबेस सर्च एल्गोरिथम ही है. ठीक है. तो वी कैन हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर द बेसिकली अलाइनमेंट एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोग्रेसिव. ये सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, प्रोग्रेसिव. ठीक है. जैसे बताया ना, ह्यूरिस्टिक के अंदर भी आगे टाइप्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा फिर टेक्निकल चला जाता है ना कि हाउ दे आर, क्योंकि हर एक चीज ये प्रोग्रामिंग है. बिकॉज आपने तो अपना अपना सीक्वेंस डाल दिया, बट वो उस सीक्वेंसेस को कैसे, मतलब कैसे उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, या क्या उनका, जैसे जैसे अभी हमने स्कोरिंग मैट्रिक्स की बात करी. तो ऑब्वियसली वंस दे अलाइंड, अगर उनको लग रहा है कि वो डाटाबेस में ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंटली रिलेटेड है, सो दे विल यूज पैम 250 और ब्लॉसम 45.
ठीक है, लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं तो दे विल यूज ब्लॉसम 62 और पैम 120। ठीक है, तो हम तो सिर्फ, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिकली या बेसिकली हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे क्लस्टल और टी कॉफी का हमें मेजर डिफरेंस पता लगा। क्लस्टल जो है वो सिर्फ ग्लोबल अलाइनमेंट पे ही रिलाई करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कई बार वही होता है ना, इन 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 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक, या अच्छे अलाइनमेंट के चक्कर में कई बार वो अलाइनमेंट जो है, मतलब आपको करके तो दे देगा बट मे बी दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आप प्रोग्राम्स के नाम भी याद रखना, डीबी, क्लस्टल, पीओए एंड प्रेलिन। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या, इटरेटिव अलाइनमेंट। Iterative approach is based on the idea that an optimal solution can be found by repeatedly modifying existing suboptimal solutions। ठीक है, ये अप्रोच किस पे बेस्ड होती है, बाय रिपीटेडली मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे आप एक बार आपने ऐसे करा, मतलब इनिशियली दे स्टार्ट विद की लो क्वालिटी अलाइनमेंट आए, और फिर उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहते हैं बाय इटरेटिव रीअलाइनमेंट थ्रू वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स until no more improvements in the alignment score can be achieved। जैसे पहले करा तो अलाइनमेंट अच्छी नहीं आई, तो दे डू समथिंग डू समथिंग, या कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि अलाइनमेंट स्कोर जो है वो इंक्रीज होता जाए, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस यूज्ड फॉर अलाइनमेंट इज डिफरेंट इन ईच इटरेशन। ठीक है, दिस मेथड में एलिवेट द ग्रीडी प्रॉब्लम ऑफ द प्रोग्रेसिव स्ट्रेटेजी। अब इसमें ना वही है कि जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस है, ठीक है, जैसे आपके पास जैसे 10 सीक्वेंसेस हैं, तो वो मान लो उसने पहले फर्स्ट को सेकंड से करा, फिर थर्ड के साथ करा, फिर उसके बाद फोर्थ के साथ करा, जो भी उनका एल्गोरिथम है। तो बेसिकली क्या कि ये ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, वो कहेंगे हम पहले सेकंड को थर्ड के साथ करा लेते हैं। ठीक है, सो तो जो ग्रीडी वहां पर तो यही था ना, वहां पर अगर एक बार एरर आ गया तो दैट वाज ऑलवेज एन एरर। However, this method is also heuristic in nature and does not guarantee for finding the optimal alignment। देखो heuristic अप्रोच में हमेशा हम क्या बात करते हैं, चाहे वो आपका ब्लास्ट भी है, कि हम थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आने के लिए, कि चलो थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी आएगी। ठीक है, वही ना, अगर तो आपको जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग था, उसमें मे बी यू विल गेट द ऑप्टिमल अलाइनमेंट, यू मे गेट द बेटर अलाइनमेंट, बट द थिंग इज दैट इट विल टेक मोर टाइम। बट हिस्ट्री का अप्रोच हमने कहा थी वो 50 से 100 टाइम्स फास्टर होती है। ठीक है, तो एक नाम बता रखा है PRRN। इट इज अ वेब बेस्ड प्रोग्राम दैट यूजेस ए डबल नेस्टेड इटरेटिव स्ट्रेटजी फॉर मल्टीपल अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच ही है, बट जैसे पहले जो आपने देखी थी वो थी प्रोग्रेसिव। क्लस्टल हो गया आपका, क्लस्टल W, क्लस्टल X, टी कॉफी, या जो DB क्लस्टल आपने देखा, POA देखा, प्रेलिन देखा, ये सब के सब इसमें आते हैं आपके। ऑल ऑफ देम आर बेसिकली अंडर योर प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। ठीक है, फिर उसने किसकी बात करी, इटरेटिव अलाइनमेंट की। ठीक है, और एक उसने आपको कौन सी बताई है, ब्लॉक बेस्ड। कौन सी बताई है, ब्लॉक बेस्ड। अब ये क्या कर रहा है कि जो आपने प्रोग्रेसिव और जो इटरेटिव अलाइनमेंट पढ़ी है, दे आर लार्जली ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड, क्योंकि दोनों ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड हैं, एंड देयर बाय मे फेल टू रिकॉग्नाइज कंजर्व डोमेन्स एंड मोटिव्स। ठीक है, कि क्या हो सकता है कि वो आपको, क्योंकि लोकल अलाइनमेंट तो ये कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, जैसे अब कई बार आपके पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं बट वो अलग अलग लेंथ के हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डोमेन या मोटिव मिल सकते हैं। तो इसमें तो आपका जोर जो है वो ग्लोबल पे ही है। तो जब आप ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ आप जा रहे हो, तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द लोकल अलाइनमेंट एंड यू मे नॉट बी एबल टू गेट द कंजर्व डोमेन्स एंड मोटिव्स। फॉर सच डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस दैट शेयर ओनली रीजनल सिमिलैरिटीज, a local alignment based approach has to be used। The strategy identifies a block of ungapped alignment shared by all the sequences, because we have to go for the local। ठीक है, तो ये एक लोकल अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर चाहे आप सीक्वेंस अलग अलग लेंथ के यूज कर लो। देखो अभी तक जो आपने पहले पढ़ा है वो पढ़ा है जैसे ब्लास्ट, या आपने फास्टा, कि आपने एक सीक्वेंस दिया, उसने डाटाबेस में से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा दी कि किससे मैच कर रहा है। बट इसके अंदर आपको मल्टीपल सीक्वेंसेस देने हैं। ठीक है, ग्लोबल अलाइनमेंट पहले जो दोनों स्ट्रेटेजी हैं उसमें दे वांट की ग्लोबली दे वांट टू चेक इट आउट। ठीक है, बट कई बार क्या हो सकता है ना, जो डाइवर्जेंट भी है उनके अंदर लोकल सीक्वेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। तो उसके लिए अप्रोच कौन सी है आपकी, ब्लॉक बेस्ड। जैसे लिखा है DI अलाइन टू,
तो ये लोकल सिमिलैरिटीज को देखता है. इट डज नॉट अप्लाई गैप पेनल्टीज एंड देयरफॉर इज नॉट सेंसिटिव टू लॉन्ग गैप्स. द मेथड ब्रेक्स ईच ऑफ द सीक्वेंसेस डाउन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और उनकी जितनी भी पेयर वाइज अलाइनमेंट हो सकते हैं उसको करता है. और जो हाई स्कोरिंग सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स, among different sequences are then compiled in a progressive manner to assemble a full multiple alignment. तो बड़ा सीक्वेंस है, पहले उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक करा. फिर अब मान लो आपके पास 10 सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के आपने मान लो, अब वो डिपेंड करता है ब्लॉक का साइज कितना है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है. मान लो आपके ब्लॉक का साइज है 10, तो अब 100, मतलब 100 अगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं या अमीनो एसिड है एक सीक्वेंस के अंदर, तो पहले आपने उसके 10 ब्लॉक करे. 10 सीक्वेंसेज हैं तो इसका मतलब आपके पास 100 ब्लॉक्स हो गए. तो उनको फिर वो आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा. इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन ब्लॉक टू ब्लॉक कंपैरिजन रादर देन रेजिड्यू टू रेजिड्यू कंपैरिजन. The sequence regions between blocks are left unaligned. The program has been shown to be specially suitable for aligning divergent sequences with only local similarity. अभी तक देखो ना, हम जो क्लस्टर वाली अप्रोच थी, बिकॉज अब वो डिपेंड करता है ना व्हेन यू आर कंपेयरिंग मल्टीपल सीक्वेंसेस. सो आपका टारगेट क्या है, अगर आप तो ग्लोबली देखना चाहते हो या लोकल देखना चाहते हो. क्योंकि जब आप ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो तो यू मे नॉट बी एबल टू गेट द बेसिकली जो लोकल, उसके अंदर कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, ठीक है. लेकिन उसके लिए फिर ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट है, तो यू हैव होल द सीक्वेंस, यू जस्ट फ्रेगमेंट देम इनटू द स्मॉलर ब्लॉक्स एंड देन यू परफॉर्म द पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है. तो डीआईए लाइन एक है. फिर उसके बाद उसने आपको बताया कि मैच बॉक्स, ये भी एक सर्वर है. वो भी, उसका एम भी यही होता है कि आप कंजर्व्ड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो. द प्रोग्राम कंपेयर सेगमेंट्स ऑफ एवरी 9 रेजिड्यू. जैसे इसमें तो उसने मेंशन भी कर दिया कि 9 रेजिड्यूज के सेगमेंट्स को वो कंपेयर करता है. इफ द सिमिलैरिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट इज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड अक्रॉस ऑल सीक्वेंसेस, दे आर यूज्ड एज एन एंकर टू असेंबल मल्टीपल अलाइनमेंट्स, ठीक है. तो इसमें उसने कितना साइज सेट कर दिया आपका, 9 का. अगर सिमिलैरिटी मिलती है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ऊपर होता है across all sequences, they are used as an anchor to assemble multiple alignments. Residues between blocks are unaligned, ठीक है. मतलब देखो ना, यहाँ पर आपका मोटिव वो है ही नहीं ना कि आपको ग्लोबल चाहिए. योर मोटिव इज लोकल. तो उसमें चाहे आपके, अगर जो बेसिकली ब्लॉक्स के बीच में कुछ रेजिड्यूज हैं वो चाहे आपके अनअलाइंड भी चले जाएं, द सर्वर्स रिक्वायर द यूजर टू सबमिट ए सेट ऑफ सीक्वेंसेस इन द फास्टर फॉर्मेट, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास मेल के थ्रू आते हैं, ठीक है. तो इसको क्या बोला आपने, मैच बॉक्स. इसको क्या बोला आपने, मैच बॉक्स, ठीक है. तो ये बेसिकली आप देख सकते हो, जब भी हम मल्टीपल सीक्वेंस की बात करें तो उसके अंदर आपने, इसमें भी एग्जॉस्टिव प्रोग्राम होते हैं बट मल्टीपल सीक्वेंसेस के लिए दे आर नॉट फिजिबल. तो यू हैव टू गो फॉर ह्यूरिस्टिक अप्रोच. उसमें 3 अप्रोच की आपने बात करी है. वन इज योर बेसिकली योर प्रोग्रेसिव, सेकंड इज योर इटरेटिव एंड थर्ड इज योर ब्लॉक बेस्ड, ठीक है. तो जैसे आपने देखा कि जो आपका प्रोग्रेसिव था उसकी मेजर ड्रॉबैक क्या था, ग्रीडीनेस, ठीक है. तो जिसमें क्या था कि अगर कुछ एरर्स आ जाते हैं तो बेसिकली वो एरर फिर फिक्स हो, फिर वो जो एरर है वो दैट इज ऑलवेज एन एरर, ठीक है. तो उसको बाद में आप फिक्स नहीं कर पाते. इसलिए फिर हमने टी कॉफी और डीबी क्लस्टर डब्ल्यू बनाया, क्योंकि दोनों के दोनों ही ग्लोबल और लोकल दोनों अलाइनमेंट को देखते हैं, ठीक है. और उसके बाद इटरेटिव अप्रोच में क्या होता है कि यू हैव टू सब ऑप्टिमल अलाइनमेंट्स, कि मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही बार करा, इनिशियली आपने अलाइनमेंट करी तो मे बी स्कोर कम आया, ठीक है. बेसिकली यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी और यू हैव टू चेंज द सीक्वेंसेस, ठीक है. जैसे मैंने वही आपको बताया ना कि अ, क्योंकि अभी तो हम सिंपल बातें कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कि 10 सीक्वेंसेस हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, फिर थर्ड को, ठीक है. या तो एक ऑर्डर में चलो, फिर या तो ऐसा हो कि बेसिकली आप 10 से स्टार्ट करो, 10 9 को करो. तो दे हैव टू डू इट इन ए डिफरेंट वेज सो दैट यू विल गेट ए बेटर अलाइनमेंट, ठीक है. तो उसके लिए जो प्रोग्राम उन्होंने बताया दैट इज योर PRRN, ठीक है. और ब्लॉक बेस्ड का तो मेन मोटिव है कि यू आर इंटरेस्टेड इन लोकल अलाइनमेंट अमंग मल्टीपल सीक्वेंसेस, ठीक है. और उस केस में बेसिकली जैसे ब्लॉक्स का कंसेप्ट होता है, तो इसने भी 2 प्रोग्राम बताए हैं, DIA लाइन 2 और दूसरा आपका
तो दोनों में यह है कि यू आर इंटरेस्टेड इन मैचिंग ब्लॉक्स और मैचिंग ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ, और स्पेसिफिकली एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप नंबर ऑफ रेजिड्यूज हैं। तो वी आर नॉट, मतलब इसके अंदर हम एक एक रेजिड्यू को नहीं मैच कर रहे, बट वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन मैचिंग ए सेगमेंट। जैसे यहाँ पर कितना था आपका मैच बुक्स के अंदर 9 रेजिड्यूज का, ठीक है। और फिर वही है ना, जो सिमिलैरिटी है, जो भी आपने सेगमेंट्स बनाए, अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर आते हैं तो उसको हम एंकर की तरह यूज करते हैं टू असेंबल मल्टीपल अलाइनमेंट्स। तो जो ब्लॉक्स के बीच के रेसिड्यूज होते हैं वो अनअलाइंड रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ग्लोबल तो है ही नहीं ना। हमें तो सिर्फ क्या देखने हैं, लोकल, कि लोकल अलाइनमेंट हमारी बेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। जैसे अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन होमोलॉग्स। अब ब्लास्ट एन तो क्या था हमारा, दोनों न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। ब्लास्ट एक्स में क्या था, डीएनए को हमने प्रोटीन उसमें कन्वर्ट किया था ना, और फिर प्रोटीन था। एक है साई ब्लास्ट, और टी ब्लास्ट एक्स में क्या था, दोनों ही डीएनए थे ना, और दोनों को प्रोटीन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन होमोलॉग्स के लिए हम क्या करते हैं, साई ब्लास्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि सर्च ए क्वेरी अगेंस्ट ए प्रोटीन डाटाबेस। जैसे पहले इसमें हम ब्लास्ट पी करते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रोटीन सीक्वेंस है तो उसने डाटाबेस में सर्च किया, कंस्ट्रक्ट ए स्पेशलाइज्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेस्ड ऑन द टॉप रिजल्ट्स। तो उसमें बड़ी सारी वो अलाइनमेंट्स बनाता है, और फिर वो एक पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स बनाएगा, और उसको फिर हम क्वेरी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आता है, एंड रिपीट स्टेप्स 3 to 5 इटरेटिवली, ठीक है। तो इटरेटिव अभी हमने वही डिस्कस करा था ना, कि सब मतलब अलग अलग टाइप वो अलाइनमेंट्स बारी बारी करता है ताकि आपके पास बेस्ट स्कोर आए। तो जो साई ब्लास्ट है उसके अंदर एक स्पेसिफिक हम एक, पहले तो जो भी आपके पास डाटाबेस है ना, और जो क्वेरी है उसकी उसने मल्टीपल अलाइनमेंट्स दी हैं आपको, उसके बेस पे एक पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स बनाते हैं, और इसको फिर हम एक क्वेरी की तरह यूज करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ए डाटाबेस। मतलब सिंपली याद रखना, अगर डिस्टेंटली रिलेटेड है तो उसके लिए आप क्या करोगे, साई ब्लास्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ टू प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो हमने तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे दो ही पढ़े हैं, एक तो स्मिथ वाटरमैन और एक नीडलमैन वुंच। तो नीडलमैन वुंच किसके लिए था आपका, ग्लोबल के लिए, और स्मिथ वाटरमैन किसके लिए था, लोकल के लिए। बाकी ये भी देख लेते हैं, जैसे एक बता रखा है चाउ फोर्समैन मेथड, ठीक है। ये जो मेथड होता है, दिस इज फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये किसके लिए है, प्रिडिक्शन ऑफ secondary structure of proteins, prediction of secondary structure of proteins, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या बता रखा है, गार्नियर ओस्गुथ्रोप रॉबसन मेथड। दिस इज ऑल्सो ए GOR मेथड लिखा हुआ है। ये भी किसके लिए है, प्रोडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दैट इज ऑल्सो फॉर प्रोडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वही है कि मे भी दोनों का एल्गोरिथम डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू द प्रोडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अलाइनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग ना, अलाइनमेंट करना एक अलग चीज है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना एक अलग चीज है, ठीक है। ये आपके 23 में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन, 23 BT में। तो वही ना ऐसे, ये तो सिंपल ही आए हुए थे दोनों क्वेश्चन। तो चलिए जी, बाकी फिर करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में।